हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि दोस्तों मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर आप यूपी ट्रिपल एस सी इंस्ट्रक्टर अनुदेशक की ये जो भर्ती है इस पर कुछ मटेरियल लेकर आइए, क्योंकि जैसा कि मैंने भी देखा है और बच्चों ने भी बताया है कि काफ़ी कम मटेरियल अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। इसलिए सबसे पहले हम ये यूपी ट्रिपल एस सी इंस्ट्रक्टर की भर्ती को फोकस कर रहे हैं और इससे संबंधित जितने भी पॉसिबल कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आज का जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है। 10 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह की कई सारी प्रैक्टिस सेट्स आएंगी सारे सब्जेक्ट पे, उसे आपको सॉल्व करना है, लगाना है, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलनी है, साथ ही साथ इनकी थ्योरी क्लासेस भी आपकी चलेंगी। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों देखिए, अध्यादेश की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि अगर मॉडर्न जो हमारा संविधान है, तो अगर संविधान में हम बात करें तो राष्ट्रपति को और साथ ही साथ राज्यों में गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त होती है और आर्टिकल 213 के तहत राज्यों में गवर्नर को ये शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन अध्यादेश सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत लाया गया था, जिसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी और इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें 1861 में और क्या खास था, तो इसमें एक बात खास थी, वो थी विभागीय प्रणाली का प्रारंभ होना। पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया गया था, जो कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था। ठीक है ना, जो आप देखते हैं कि तमाम मंत्रालय दिए जाते हैं जब कोई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहली बार लाया गया था तो वो 1861 में लाया गया था। तो जो 1816 का ये अधिनियम है, इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, दूसरा विभागीय प्रणाली स्टार्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए कुछ अदर ऑप्शंस भी आपको दिख रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें चार्टर एक्ट 1833 की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 के जरिए ही जो ईस्ट इंडिया का विशेषाधिकार था पूंजी करने का, व्यापारिक जो एकाधिकार कह सकते हैं हम, तो व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म करने का काम इसी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा हुआ था। और साथ ही साथ 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन भी इसी चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप बस एक बात याद रखिएगा कि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी पहली बार, और साथ ही साथ इसमें बजट पर बहस करने का, बजट पे क्वेश्चन पूछने का भी जो है ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। हालांकि वोट देने का राइट तो नहीं था, लेकिन बजट पे आप बहस कर सकते थे और कुछ क्वेश्चन है आपके तो क्वेश्चन पूछ सकते थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, उनको एक लगातार जो मांग चली आ रही थी, और आपको पता ही होगा 1906 में फिर मुस्लिम लीग बनी तो मांग और जोर पकड़ने लगी, तो उसके तहत जो है फिर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, यानी मुसलमानों का चुनाव जो है मुसलमान ही वोट दे के करेंगे, तो ये स्टार्ट हुआ। यानी आप ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन है, कम्युनल इलेक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, तो ये इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 1935 है, 1919 है, 1904 है, 1858 है। देखिए जो 1935 का आर्टिकल था, तो ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तमाम जो बातें हुई थी नेताओं के मध्य, पूना पैक्ट भी इसी दौरान आया था, तो ये सब करते हुए 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, तो वो काफ़ी एक जो हमारा संविधान, आपको तो पता ही हमारे संविधान की जो नींव है वही भारत परिषद अधिनियम जो 1935 का था शासन अधिनियम, उसमें से करीब 250 अनुच्छेद ऐसे थे जो कि एकदम एग्जैक्ट उठा लिए गए थे। ठीक है ना, तो एक काफ़ी ब्रॉड ये अधिनियम था। तो 1935 सबसे पहले तो इसका जो आंसर है वो 1935 है, वो आप जान लीजिए। 1935 का जो अधिनियम आया था, इसमें क्या किया गया कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था, उस द्वैध शासन को हटा लिया गया और प्रांतों से द्वैध शासन को हटा करके केंद्र पर थोप दिया गया। ठीक है ना, तो प्रांतों को एक प्रकार से स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है,
प्रांतों में चुनाव आयोजित करवाए गए 1937 में, ठीक है। तो प्रांतों को जो स्वायत्तता मिली थी वो मिली थी 1935, क्योंकि वहां से द्वैध शासन हटा करके डायरकी हटा करके सेंटर में लगा दी गई थी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि प्रांतों में डायरकी लगाई कब गई थी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, 1935 के बारे में एक चीज जान लीजिए, 2-3 चीजें जान लीजिए कि इसमें देखिए केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, साथ ही साथ इसी में संघीय न्यायालय जिसे आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं उसकी स्थापना की गई थी। एक फेडरल कोर्ट की बात की गई थी। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो भी 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी, ठीक है ना। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अगर आपसे बात करें कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है वो लगाया कब गया था, तो वो लगाया गया था 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत, ठीक है। साथ ही साथ 1919 में खास बात क्या है कि इसी अधिनियम के दौरान महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार मिला था, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ थोड़ा इस पर ये ध्यान रखिएगा, जैसे अभी पिछले मैंने आपको बताया 1909 में मार्लेमेंटो सुधार, इसमें मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें देखिए 2 नाम जो आपको दिख रहे हैं, तो पहला नाम भारत सचिव का है, जैसे मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेक्यू जो है वो भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था वो वायसराय था, ठीक है। तो ये अगर कभी आ जाए, हालांकि आने की संभावना कम है, आ जाए तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1919 में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रही। 1904 में तो आपको पता ही है बंगाल का विभाजन हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 1938 में 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। देखिए संविधान सभा की जो मांग थी वो तो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा की गई। महात्मा गांधी जी ने भी किया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी की गई, वल्लभ भाई पटेल द्वारा भी हुआ। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको देखिए, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है उसको अलग अलग प्रकार से अगर पूछ लिया जाए तो उसके आंसर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन होता है कि संविधान की आत्मा, लेकिन संविधान की आत्मा अगर अलग अलग लोगों के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो वो अलग अलग हो जाती है। जैसे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को माना है, किसी ने प्रस्तावना को माना है, किसी ने किसी और को माना है, तो उसके हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि देखिए 1938 में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे, आपको पता ही होगा। 38 का अधिवेशन, हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन, ये 2 चीज़ याद कर लीजिएगा, 38 और 39, हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे आईएनसी के। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 1939 में चुने गए थे, उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने पिट्टा सीतारमैया जी को खड़ा किया था, अपना कैंडिडेट बनाया था और वो हार गए थे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के बीच कन्फ्लिक्ट होने लगा और उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस ने जो है उसे छोड़ दिया, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर अगर सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कोई अलग से टॉपिक वीडियो आएगा तो उसमें आपको बताएंगे। मोटी मोटी बात जान लीजिए। एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि नहीं कैसरे हिंद की उपाधि कब मिली थी, 1915 में मिली थी। चंपारण सत्याग्रह जान लीजिए 1917 में, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो हुई थी उसमें भी इन्वॉल्व थे। इसके अलावा बहुत सारे जो है जैसे असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा भी इन्होंने दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड। हाँ, एक चीज़ जो पूछी जाती है कि इन्होंने महात्मा गांधी जी ने आईएनसी का जो अध्यक्षता था वो कब किया था, तो 1924 बेलगाम में किया था उन्होंने। केवल एक ही बार किया था पूरे जीवन काल में, वो 1924 में किया था। जवाहरलाल नेहरू का आप याद रखिएगा 1929 का कराची अधिवेशन, जिसमें जो है भारत को पूर्ण स्वराज्य के देने की बात कही गई थी, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री भी यही थे, ठीक है। बहुत सारा जो है इनके लिए भी जीके अवेलेबल है स्टैटिक। वल्लभ भाई पटेल भारत देश के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री बने थे। साथ ही साथ गृह मंत्रालय इनको मिला था और इन्होंने जो है 552 देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत राज्य में मिलाया था, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। देखिए धर्मनिरपेक्ष, आप जो आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुता संपन्न, ठीक है, इस तरह का पूरा आपने वो प्रस्तावना पढ़ी होगी। तो वहाँ पे एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब होता है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन,
बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन या अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी किसी निश्चित धर्म का समर्थन भारतीय राज्य नहीं करता। यहाँ पे आप कोई भी धर्म के हों, कोई भी वंश के मूल के जाति के हों, आप जो है रह सकते हैं और सारी चीज़ें अपनी धर्म उपासना कर सकते हैं। ये हमारा संविधान अलाउ करता है, ठीक है। तो जैसे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है ना, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, अभी उसका चेंज हुआ है संविधान, ठीक है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता को बताता है। तो धर्मनिरपेक्ष जब भी शब्द आए तो ये चीज़ जान लीजिए, इसका मतलब होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? देखिए, जब भारतीय संविधान बना था तो आपको पता है कि भारतीय संविधान क्या है, एक प्रकार की नकल है। नकल इसलिए मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि देखिए 250 अनुच्छेद तो सेम एज इट इज उठा लिए गए थे जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के थे। उसके अलावा अलग अलग देशों के जो संविधान में अच्छी अच्छी बातें थी वहाँ से उसको ले ली गई। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से ये जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला कॉन्सेप्ट है ये ले लिया गया। मूल अधिकार, रिटेन मूल अधिकार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ले लिया गया। जो जुडिशरी की पावर है, जो जुडिशरी को ये पावर मिली हुई है, कहते हैं ना जुडिशियल रिव्यू, पुनरावलोकन की शक्ति, यानी कोई अगर उन्होंने निर्णय दे दिया तो उसको अगर एक बार वो फिर से उस पर जो है उन अवलोकन कर सकते हैं कि कहीं इसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, वो चीज़ें ली गई। कनाडा से संघीय जो शासन व्यवस्था है, जो संघीय जो भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, तो ये जो संघीय व्यवस्था ली गई है ये कनाडा से ली गई है। जर्मनी से आपात उपबंध, ठीक है, जो आपात है ना 52 में है, आर्टिकल 352 में आपात काल का जिक्र हुआ है। कोई अगर बाहरी आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, या तो जो आपात उपबंध हमारे यहाँ किए गए हैं 52, 56, 60। 52 में आपातकाल की व्यवस्था है, 56 में राष्ट्रपति शासन है और 60 में वित्तीय आपातकाल है। तो आपातकाल से जुड़ी चीजें जर्मनी से ली गई हैं। ये जो समवर्ती सूची की बात की जा रही है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है। समवर्ती सूची का मतलब देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी 7वीं अनुसूची है संविधान की, 7th शेड्यूल, उसमें 3 सूचियां हैं, राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के जो विषय होते हैं उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी विषय पे केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो राज्य सरकार का कानून गौण हो जाता है, ठीक है। राज्य सूची के कुछ विषयों पर भी कुछ विशेष प्रावधान के तहत संघ जो है केंद्र कानून बना सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि राज्य सूची के विषय पे केंद्र कानून नहीं बना सकता तो एकदम से अगर रिजिड हो जाए तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है। कुछ प्रावधान है जिसमें राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा साथ ही साथ, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? देखिए, जब शुरू में संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। फिर 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ तो एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। राजीव गांधी के सरकार के समय ये कानून लाया गया था, दल बदल कानून के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची, ठीक है। इसे दल बदल कानून के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं अभी हाल ही में, देखिए महाराष्ट्र में वही चीज़ हुआ कि लोग एक दल में रहते हैं, फिर जब सरकारें टूटती हैं, गठबंधन की सरकारें बनती हैं, तो छोड़ करके मतलब चुनाव जीतते हैं किसी दूसरे के सिंबल पे और चुनाव जीतने के बाद फिर कहीं और जाके मिल जाते हैं। तो इस तरह का जो दल बदल होता है, खरीद फरोख्त होता है, उसको रोकने के लिए दल बदल एंटी डिफेक्शन कानून बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये 10th शेड्यूल में है, ये याद रखिएगा। 11वें और 12वें में क्या है, तो 11वें में देखिए आपके क्या है, 11वें में पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके जरिए नगर पालिका को संवैधानिक जो है संशोधन के जरिए संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये 12th शेड्यूल में है, ठीक है ना। तो 11वें में पंचायत है, 12वें में नगर पालिका है, ऐसा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 11वां 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ले आया था और 12वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है दोस्त। और आगे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो इस पर हम और भी डिटेल में बात
करते जाएंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ आप ये याद कर लीजिएगा कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायत देखिए कहाँ पे है, अनुच्छेद 40, जो कि हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है, डीपीएसपी है, तो वहाँ पे भी अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में दिया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे मैं बता रहा हूँ जो कि आए हुए हैं, स्टैटिक वाले पार्ट आपको बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए आपको इसमें बताना है कि बच्चों के शोषण से संबंधित, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड, ह्यूमन कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, मानव तस्करी शब्द दे देता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये देखिए बच्चों का शोषण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें जाती हैं आर्टिकल 24 में, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 24 में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 17 में आपको पता है, बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, ठीक है दोस्तों। तो जो ये अस्पृश्यता का यानी जो छुआछूत की भावना थी कि छुआछूत हमारे देश में था, उस छुआछूत को अनुच्छेद 17 के जरिए ख़त्म किया गया। अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता यानी वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में ही आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है, तो भारत का प्रधानमंत्री तो हटा नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लोकसभा के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। देखिए मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हटा सकता, मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए ये अधिकार संसद को दिया गया है। देखिए लोकसभा तो सही हो जाता है, लेकिन वहाँ पे केवल लोकसभा है ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है, जिसे महाभियोग बोलते हैं, वो प्रस्ताव तो दोनों सदनों में से किसी में भी लाया सकता है। और ऐसा नहीं है कि लोकसभा ने कह दिया और राज्यसभा ने मना कर दिया तो हो जाएगा, नहीं, दोनों सदनों में वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जा करके वो प्रक्रिया होगी। अच्छा, ये प्रस्ताव जब आप लाते हैं महाभियोग की, तो एक चीज़ आप इम्पॉर्टेंट ये है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना होगा। आप राज्यसभा में ले आए चाहे लोकसभा में ले आए, लेकिन 14 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि हम जो है ये महाभियोग प्रस्ताव आपके खिलाफ ले आ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, पर पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, तो जो उसको हटाने की प्रक्रिया है वो एक काफ़ी जो है निर्धारित है। ऐसे नहीं है कि बस बोला कि हट जाओ तुम। तो राष्ट्रपति की एक बहुत वैल्यू है हमारे देश में। प्रधानमंत्री जितने भी काम करता है, कैबिनेट जो भी काम करती है, वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति को एक अधिकार है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। अगर वो देखता है कि किसी जैसे सामाजिक हो गया, कला हो गया, खेल हो गया, इन सब चीज़ों में जब वो देखता है कि उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा आपको पता है ये उच्च सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है, स्थायी सदन होता है, तो ये अधिकार मिला हुआ है। तो सबसे पहले किस अभिनेता को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया था? तो सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर को राज्यसभा सदस्य नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद तो कई लोगों को नॉमिनेशन मिला, लेकिन सबसे पहला अगर पूछेगा कभी तो यही पूछ सकता है, तो पहले कौन है? पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। बाकी करंट में कोई अगर हुआ हो पूछ ली तो वो अलग बात है। आखिरी क्वेश्चन है आज का, प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी? देखिए प्रथम लोकसभा का चुनाव अगर आपसे पूछा जाता तो आपको पता ही होगा 1951-52 में हुआ था। 51 दिसंबर नवंबर में स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में, और फरवरी मार्च तक हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो पहली बैठक हुई थी पहली लोकसभा की, वो हुई थी 13 मई 1952 को, ठीक है। ये देखिए कुछ डेट है 1950, 51, 52, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कैसे है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952। ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? अब आप दिमाग लगाते हैं यार 1952 में पहली लोकसभा बनी, तो हो सकता है यहीं से हुआ होगा। नहीं, पहली अगर पंचवर्षीय योजना पूछ ले कि कब लागू हुई थी, तो 1951 में लागू हुई थी, ठीक है। तो कुछ डेट्स हैं, ये डेट आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। कुछ डेट हैं जो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज करेंगी, वो स्टैटिक पार्ट में है, वो अगर आप 1-2 बार थोड़ा सा दिमाग में बैठाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। तो आप अपनी तैयारी करते चलें, नोट्स बनाते चलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों से करवाएं। बस इतना ही सपोर्ट आपका चाहिए। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाएंगे चैनल बढ़ेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा, हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है, तो अपनी यूपी SSSC अनुदेशक भर्ती की तैयारी जोर शोर से करिए। कंटेंट की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। जितना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पॉसिबल है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।